हेलो, क्या वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा थोड़ा सा टेबल का पोर्शन ऐड करना है और वो ऐड करने के बाद बुक से चैप्टर शुरू हो जाएगा। आज आपको लेवल भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि चैप्टर किस लेवल का है और आपको मेरी स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी। कुछ बच्चे तो स्कूल जाते हैं ना, जिस जिस भी स्कूल जाते हो देखा ना कोई क्या क्या कर रहा है और कोई क्या क्या पॉइंट पढ़ा रहा है, मतलब जो लिखा हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं। बस अपनी भाषा बोल के बस मुंह में ही बोल दो और खत्म कर दो टॉपिक। ये सब आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में। तो अच्छे अच्छे टीचर की पोल खुल जाएगी। चलो क्या देखते हैं बेटा। मैं ना काफी पोर्शन डिस्कस कर चुका हूं। पहले मेरे को ये बताओ, ये टेबल में जो मैंने 9 बातें लिखी हैं ये क्लियर है क्या? कंपनी में पेमेंट बांटने का फिक्स सीक्वेंस है, क्लियर है क्या? डिवेंचर है, बैंक लोन का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। इतना क्लियर था सर? अब 3-4 बातें नहीं बोलूंगा। ये याद है कि इक्विटी के सामने रेट क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बचेगा वो मिलेगा, रेट इसलिए नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर को ओनर क्यों बोल रहे हैं? वोटिंग राइट है, बाकी किसी के पास है। जहां जहां मैं ऐसा बोलता हूं, इक्विटी की ना टेल होती है वोटिंग राइट। जहां जहां इक्विटी शेयर भागेंगे कंट्रोल वहां वहां भागना शुरू हो जाएगा। इक्विटी की टेल होती है, इक्विटी की पूंछ होती है वोटिंग राइट। ठीक है। अब मैं कुछ और बात भी बोलता हूं कि इक्विटी को हम ऑनर क्यों बोलते हैं। बाबू, कंपनी इक्विटी के पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करती है। मैंने परसों बोला था, आज मुझे कंफर्म कराना है कि क्यों वापस नहीं करती, ऐसी क्या वजह है कि कंपनी वापस नहीं करती। बेटा मान लो मैं कंपनी और मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं, आप सब इन्वेस्टर मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हो, इधर वाले नहीं इस तरफ, इधर। ठीक है। आप बेटा सब ने 3-3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर खरीद लिए और आप मान लो 10 लोगों काउंट, 30 लाख आ गए मेरे पास। मैंने आपके 30 लाख से क्या करा बेटा, 25 लाख की मशीन खरीद ली, 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया। रॉ मटेरियल डाल रहा हूं मशीन में, फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है, वो बेच रहा हूं। ये कहानी चल रही है, कंपनी ये कर रही है बिजनेस। ठीक है। कल को 2 दिन बाद अक्षर आती है कि लाओ कंपनी मेरे 3 लाख वापस। ईमानदारी से बताओ, क्या कंपनी इस पोजीशन है कि 3 लाख वापस करे? क्या बेचू? अगर रॉ मटेरियल या मशीनरी बेच दूंगा तो खामी क्या करूंगा? नहीं दे सकते, दिख रहा है। इसी वजह से इंडिया में एक लॉ बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा याद भी करने की कोशिश करना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को। मैं लिंक कर रहा हूं बात। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में ना 4th स्टेप होता था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, है ना? वहां आपको कहा जाता है कि कंपनी जितने आप शेयर बेच रहे हो उसके 90% शेयर बिक जाने चाहिए, तब आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, है ना? तो बेटा मैं मान लो 30 लाख रुपए के शेयर बेच रहा हूं तो 27 लाख के बिक जाने चाहिए। आपने मुझे 30 के 30 लाख रुपए दिए, 27 के तो कम से कम बिक जाने चाहिए ना, मिनिमम है। मैक्सिमम पूरे 30 के बिक जाने चाहिए। मेरे 30 के 30 बिक गए। क्या मैंने अभी तक आपको शेयर दिए? शेयर नहीं दिए, पैसे आ चुके हैं मेरे पास। बाबू 5th स्टेप कहता था एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। प्लीज सामने देखना, मैं लिंक कर रहा हूं वो बात, अब अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल बात। 5th स्टेप कहता था एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को एप्लीकेशन दे दो, किस बात की बेटा? इस बात की एप्लीकेशन दे दो कि शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज कल से तू दाम तय करेगी मेरे शेयर का। मैं दाम नहीं तय कर सकता, तू ही दाम तय करेगी। तेरे यहां ही मेरे शेयर खरीदे और बेचे जाए। बेटा इंडिया में 2 बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, मैं हमेशा बोलता हूं इनके नाम याद रखने हैं, बीएससी एंड एनएससी। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। मैं स्टॉक एक्सचेंज गया, बीएसई गया, मैंने एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी, जो मुझसे पैसे लेने थे पैसे दिए, कल से मेरे शेयर का दाम वो निकाले। ठीक है। मेरे पास 30 लाख रुपए आ गए, मैंने भी शेयर नहीं दिए, स्टॉक एक्सचेंज हुआ है, उन्होंने कहा जी हम निकालेंगे। 6th स्टेप वहां पर पता है क्या था? क्या आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार कर रही शुरू करो, यानी कि किसको कितने शेयर देने हैं लिखने शुरू करो। और मैं लिख देता था किसको कितने शेयर देने। मैंने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार करी, आपको शेयर अलॉट कर दिए, दे दिए शेयर 3-3 लाख रुपए के। अब समझना ये कहानी ऐसे ही क्यों बनाई गई है। अब अक्षरा मेरे पास आई,
मैं क्या जवाब दूंगा? अक्षरा कंपनी पूरी जिंदगी आपके 3 लाख वापस नहीं करेगी। तो उसने कहा क्या मतलब, मेरे पैसे नहीं मिलेंगे? मैंने कहा ये भी नहीं मैं कह रहा हूं, कंपनी नहीं वापस करेगी। आपको चाहिए वैसे, जाओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट करा दिया, वहां बेच लो। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेचने गई, वहां बहुत सारे खरीदार थे, इसने शेयर बेचा, गर्ग ने खरीद लिया। अब ये सोचो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा, कंपनी को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। कल भी 30 लाख थे, आज भी 30 लाख है। बस फर्क क्या पड़ा मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का डिफरेंस याद है तो पब्लिक लिमिटेड एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बनाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बनाती है, जिसमें सारे शेयर होल्डर के नाम लिखती है, पता लिखती है, कितने शेयर खरीदे, सब कुछ बनाती है। मैंने बस वहां से अक्षरा का नाम काट के गर्व का नाम लिखना शुरू कर दिया। बस इतना सा फर्क पड़ा मुझे। कल को किसी ने कहा जी मैंने शेयर बेचना है, मैंने कहा जी जाओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिंदाबाद। उसने शेयर बेचा, सर ने खरीद लिया, मुझे क्या फर्क पड़ा? मैंने किसी का नाम काटा लिख दिया सर ने, बस खत्म कहानी। एड्रेस श्योर का सब कुछ सेम। कंपनी पूरी जिंदगी पैसा वापस नहीं करती, शेयर होल्डर का दिख रहा है। इनको इनको पैसे फिर कहां से मिलते हैं? शेयर मार्केट में बेचते हैं, कोई और खरीदार मिल जाते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, ये बात मैंने कभी पहले इतनी डीप में जाके नहीं बताई। ये समझ में आ रहा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन शेयर का 4th, 5th और 6th पॉइंट कैसे बना? ये यहां से लिंक होके बना। आधे बच्चे 12th में आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता भाई। आधे छोड़ो, 90% बता। तुम्हारे सामने बताऊंगा 12th क्लास में, देख लेना, बाकियों के हालात भी देख लेना, देख लेना कौन कितना पानी। अब बताओ लिंक हो गया कि नहीं हो गया? सारी बात पक्का से समझ में आई? ठीक है जी। अब यानी कि इस बात का कंक्लूजन पता क्या है? जिसके पैसे कंपनी पूरी जिंदगी वापस ना करे, मैं यहां एक बात बोलने जा रहा हूं, आराम से सुनना। जिसके पैसे कंपनी पूरी जिंदगी वापसी ना करे, उसको मैं बोलता हूं ऑनर्स फंड। जिसमें एक बात आती है इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑनर्स फंड मतलब मालिकों का पैसा, जिसके वजह से कभी वापस नहीं करेगी कंपनी, उसे बोलेंगे मालिकों का पैसा। सर सोल प्रोप्राइटरशिप के तो अकाउंट्स भी बना रहे हो, अकाउंट बना रहे हो ना। बिजनेसमैन के पैसे वापस कर देता है, पूरी जिंदगी नहीं करता। जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन करेगा बिजनेसमैन के पैसे वापस। तभी तो वो ऑनर है। जिसके पैसे पूरी जिंदगी नहीं मिलते वही मालिक होता है, ध्यान रखना। ठीक है जी। और जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने पड़े, उसको बेटा हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में बोरोड फंड कह लो या कह लो डेट फंड। डेट का मतलब भी कर्जा, बोरोड फंड का मतलब भी कर्जा। यहां पर मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं, जब मैं वर्ड लिखता हूं ना डेट, आधे से ज्यादा बच्चे पता है क्या समझते हैं? अपने दिमाग में खुद ही छवि बना लेते हैं कि मैंने डिवेंचर का शॉर्टकट लिखा है। वो गधो, मैंने डिवेंचर का शॉर्टकट नहीं लिखा। मैं कभी भी डिवेंचर का शॉर्टकट लिखता हूं डी भी लिख देता हूं। ये वर्ड मैंने डेट ही लिखा है, इसका मतलब कर्जा होता है। समझ में आई बात? जिसके पैसे कभी वापस नहीं होंगे, पूरी जिंदगी वापस नहीं होंगे, क्या बोलूंगा उसको? ऑनर फंड। और ऑनर फंड का मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, क्या है? इक्विटी शेयर। और जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने पड़े, उसको क्या बोलता हूं? बोरोड फंड। हाँ, डिबेंचर बोरोड फंड ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम 20 साल में तो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे ना। प्रेफरेंस 20 साल में तो पैसे वापस करोगे ही ना। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अभी ऐड होना है बहुत कुछ, बहुत कुछ। सुनते जाओ आराम से। स्ट्रेंथ फील होनी चाहिए आपको। अगर लगी है ना चैप्टर में कि भैया की कोई स्ट्रेंथ दी है चैप्टर, मजा नहीं आएगा। लगना चाहिए कि ऐसा पढ़ लिया, सारा कोई पढ़ा नहीं सकता दुनिया में। चलो जी भाई, सीए वाली बातें सारी शेयर हो जाएंगे आप। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं रखता मैं अपने पास, सब बताता हूँ जो सीए लेवल पर पढ़ा। आओ जी प्यारे बच्चों, और कुछ ऐड करते हैं। बेटा मैंने ना एक और चीज लिखी हुई है, रिटेन अर्निंग्स। अब ये क्या होती है बताने का परफेक्ट समय। सामने देखना, मेरी कंपनी ने कमाए 5 लाख। कंपनी में पेमेंट बांटने फिक्स सीक्वेंस है, बताओ सीक्वेंस क्या है? डिबेंचर है, बैंक लोन का इंटरेस्ट दो। मेरे एग्जांपल में 10 लाख रुपए मैंने डिबेंचर से लिए हुए हैं, 9% ब्याज देना है। 10 लाख का 9% दे दिया, पैसे कितने बचे? 4,10,000।
टैक्स देना है, मान लो 1,10,000, व्हीकल वाला एग्जाम्पल, पैसे कितने बचे? 3 लाख। अब क्या देना है? प्रेफरेंस का प्रेफरेंस डिविडेंड। 10 लाख रुपए लिए हुए हैं मेरे एग्जाम्पल में, 12% डिविडेंड देना है। 10 लाख का 12%, 1,20,000। ये जो बच्चे एक एक छुट्टियां करके बैठ जाते हैं ना यहाँ के, बिना वीडियो देखे, मैं पिटाई करने वाला हूँ बहुत सारी। बिना वीडियो देखे तो आए ना करो, कुछ नहीं समझ मैंने आगे वाले टाइम में। बेटा पैसे बचे 1,80, 3 पेमेंटें होगी, 1 2 3, ये पैसा किसका? सारा इक्विटी का, है ना। अब मैं इसमें कुछ ऐड करने जा रहा हूं। सर जब आप इन 3 लोगों की पेमेंट कर देते हो, डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट दे देते हो, गवर्नमेंट के टैक्सेस दे देते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हो, तो कंपनी के पास जो कुछ बचता है, कंपनी सारा इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं बांटती एज डिविडेंड। A certain portion of fund may be retained in the business for some future purposes. इसमें से कुछ ना कुछ पैसा कंपनी संभाल के अलग रख लेती है कि फ्यूचर में काम आएगा, और जो बचता है वो इक्विटी में बांटती है। ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में कहा 45,000 रुपए अलग रख लो, मतलब 25%। 25% पैसे उन्होंने अलग रख लिए और 1,35,000 इक्विटी को डिविडेंड बांट दिया। इसे ही बोलते हैं रिटेन अर्निंग। मतलब समझाऊं? अर्निंग, वो अर्निंग जो रिटेन करी बिजनेस में, मतलब जो पार्टी में, समझ आया नाम से? रिटेन्ड अर्निंग्स, वो कमाइयां जो बिजनेस में रिटेन कर ली, रख ली संभाल के। कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये रिटेन अर्निंग कहां पर पड़ी रहती है बिजनेस में? तो बड़ा सिंपल आंसर है बेटा, बैंक अकाउंट में। बच्चे कहते हैं हाउ? बेटा देख, मैंने 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, मेरे बैंक में बैलेंस है 5 लाख, मैंने 90,000 रुपए डिबेंचर को इंटरेस्ट दे दिया, बैंक का बैलेंस 410, मैंने 1,10 का टैक्स दे दिया, बैंक का बैलेंस 3 लाख, मैंने 1,20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, बैंक का बैलेंस 1,80, उसमें से 1,35,000 इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, बैंक का बैलेंस 45,000। यही है बस बिजनेस में रिटेन। समझ में आया रिटेन अर्निंग कहाँ रहती है? बैंक अकाउंट में बेटा। इतना क्या फसल होना, काम की बात बोलूं? ये बाबू 45,000 रुपए किसने कमाए? कंपनी ने तो कमाए भैया, ये कंपनी ने तो कमाए थे। कंपनी ने अपने पैसों में से कुछ संभाल के रख लिया फ्यूचर के लिए। क्यों संभाल के रखा, मैं आइडिया देता हूँ। अच्छा बेटा, अगर अगले साल लॉस हो गया और डिबेंचर को 90,000 रुपए ब्याज देना पड़ा, तो कहां से दोगे? आज कमाया था, आज नहीं रखोगे, सारा बांटते रहोगे इक्विटी में, तो जिस साल नहीं कमाओगे उस साल कहां से दोगे? उस साल लोन लेंगे। तो भैया जिस साल कमाते हो उस साल संभाल लो थोड़ा सा। फ्यूचर का किसी को नहीं पता, लॉस भी हो सकता है, एसेट भी खरीदनी पड़ सकती है, इसलिए संभाल लो थोड़ा सा पैसा। इसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। समझ आ रही है सारी बात? अब यार ये तो समझ सकते हो ना, हर चीज को बताने का एक परफेक्ट समय है। मैं यहां तक बोल के बस कर देता था जब कंपनी पढ़ाता था चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा वहां बता के करूं क्या इसके बारे में? हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो। नए नवेले हम 11th क्लास में आए होते हैं, 15 दिन में हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया होता है। चैप्टर 2 में मैं तुम्हें बता दूं कंपनी में, नहीं नहीं बेटा रिटेन अर्निंग ये होता है। तुम कहोगे भैया बेकार है, कॉमर्स साइड साइंस ले लेते हैं अभी। अब तुम्हारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ चुकी है कि मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे कह रहे हैं ठीक है बहुत आसानी से समझ में आ रही चीज, कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक इस बात में। आगे बढ़ाऊं बात को? रिटेन अर्निंग समझ में आया कहाँ होती है, ये समझ में आया? अब सुनना, बहुत मजेदार बात होने जा रही है, बहुत मजेदार। बाबू रिटेन अर्निंग की क्या कॉस्ट होती है? समझदार बच्चे आंसर करें, क्या कॉस्ट होती होगी रिटेन अर्निंग की? कुछ भी नहीं है नहीं ना तुम्हारे में से कोई समझदार, इसलिए मैं नहीं कर दिया। बाबू कुछ भी नहीं। क्यों भाई? कंपनी के पैसे कंपनी ने ही अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, कल को कंपनी अपने पैसों को इस्तेमाल कर रही है, अपने आप को क्या दे? ब्याज। मतलब मैंने ये पर्स से पैसे निकाले, इस जेब में डाल दिए, अब मैं कह रहा हूँ ये जेब ब्याज दे भाई, ये ब्याज। अपने आप को कौन ब्याज देता है भाई?
क्या दो अपने आप को? प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड? अपने आप को कोई क्या देगा भाई? तो कोई कॉस्ट होती है? नहीं। समझ आ रही बात? रटना पड़ रहा है बाबू। क्या रिस्क होता है बाबू? रिस्क तब अराइज होता है जब पैसे वापस करने हो। अपने आप को पैसे कौन वापस करता है? नो रिस्क बाबू। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। बेटा यहां मैंने पैसा लेने के लिए कौन सा पैसा खर्च कर दिया? कंपनी का कमाया हुआ पैसा है वो इस्तेमाल किया। दुनिया का इससे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस, 11th क्लास में बता रहा हूं, 12th में भी बोलूंगा सेम लाइन। दुनिया का इससे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस ना कभी बना है ना बनेगा। देयर इज नो कॉस्ट, नो रिस्क, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। कोई ऐसा दुनिया में दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, कोई रिस्क नहीं, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, और कंपनी को सबसे प्यारा होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक सारी बात डन है? समझ आ रही है सारी बात बाबू? अगर ये बात समझ में आ रही है तो बेटा बता देता हूं, रिटेन अर्निंग भी ऑनर्स फंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके भी तो पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करने, कंपनी ने तो कमाए, अपने आप को कौन वापस करता है? दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे फंड है जो ऑनर्स फंड कहलाते हैं, एक ये, दूसरा ये। मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर में हम 17 पढ़ेंगे, 15 के 15 ही आएंगे, सब यहीं आएंगे। बोरोड फंड है सब, सबके पैसे आज नहीं तो कल वापस होंगे। मेरी जो मैं हिंदी बातें बोलता हूँ ना बीच में, जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने पड़े, सब बोरोड फंड है। ये याद रखना बातें, ये बहुत काम आएंगी। हर लाइन सोच समझ के बोली जा रही है यहाँ, ठीक है जी। जिसके पैसे कभी वापस नहीं करने, कभी पूरी जिंदगी वापस नहीं करने, वही है बस ऑनर्स फंड। और सब दो ही होते हैं, पूरे चैप्टर पढ़ा दूंगा, तीसरा नजर नहीं आएगा। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है जी, सहम गए प्यारे, सहमो नहीं। चलो मुझे एक बार फटाफट से ना पेमेंट का सीक्वेंस दोबारा बता। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारे यार, इट इज योर कप ऑफ टी, इसमें तो कम से कम कॉन्फिडेंस दिखाओ। डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। ठीक है जी बाबू, ये जो नाम पड़ा है ना प्रेफरेंस शेयर, इसकी ना वजह है, ऐसे नहीं नाम पड़ गया प्रेफरेंस शेयर। नाम पड़ा प्रेफरेंस शेयर, आपको क्या लगा ऐसे ही पड़ गया? बाबू वजह है, तभी नाम प्रेफरेंस है। ये वजह मैंने आज तक अभी तक बैच में बताई, अब मैं वजह बताने जा रहा हूँ, आराम से सुन। बेटा प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर पढ़ने की वजह है क्योंकि इसको ना दो बातों की प्रेफरेंस होती है ओवर इक्विटी शेयर। इसको दो बातों की प्रेफरेंस होती है ओवर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पहले दो बातों की प्रेफरेंस होती है। क्या? जब भी डिविडेंड बटेगा इक्विटी से पहले हमेशा इसका डिविडेंड मिलेगा। दिखाई दे रहा है? जब भी शिवम सामने देख लिया, जब भी डिविडेंड बटेगा हमेशा इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। एक तो वजह ये इसका नाम प्रेफरेंस रखने की। दूसरी वजह, जब भी प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगी इक्विटी से पहले हमेशा प्रेफरेंस की अमाउंट पहले वापस होगी। बेटा इन दो वजहों से इसका नाम प्रेफरेंस पड़ गया क्योंकि इक्विटी से पहले इसको प्रेफरेंस दी जाती है दोनों जगहों पर। दिख रहा है दोनों जगहों पर प्रेफरेंस है, तो नाम सही रखा है ना इसका, प्रेफरेंस शेयर। बताओ जी मेरे को, इतनी बात, नाम सही रखा है मैंने प्रेफरेंस शेयर? मतलब मैंने तो नहीं ख्याल रखा, जिसने भी नामकरण किया होगा सही नाम रख दिया। आगे बढ़ाएं बात को, इतनी बात बताओ, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? काफी कुछ ऐड हो गया आज नया, ठीक है। अब कुछ बात बुक से जरूर पढ़ानी है, आज मैंने सोच कर आया था, तो बाबू मैं कुछ तो पढ़ा ही दूं।
बाबू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और ध्यान रख लेना, जितनी भी नॉलेज दी गई है लिटिल नॉलेज है, एंड लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अभी अपने आप को शेर मत समझ लेना, कुछ भी नहीं समझनी गई। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं आज से ही। देखो, अगर सारा सिलेबस हाफ एडी से पहले का टाइम पर खत्म कर दिया और टाइम पर 100% रिवाइज करा दिया, 3-3 घंटे के बैच चला के 1 मार्कर्स करा दिए, केस स्टडी करा दी, 100 केस स्टडी एक दिन में डिस्कस कर सकता हूँ, तो ये तो पता है ना कि कोर्स तो बहुत आराम से खत्म कर सकता हूँ। तो इतना विश्वास रखना कि कोर्स बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, हाफ ईयरली से पहले का रिवाइज हो जाएगा, सारी केस स्टडी हो जाएंगे, सब 1 मार्कर हो जाएगा बिफोर टाइम। ठीक है, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं इंटरप्ट मत करना, कोई कोई पॉइंट पे मैं पौना पौना घंटा दूंगा। एक पॉइंट 1.5 लाइन लिखी होगी, समझाने के लिए पौना घंटा। ये मैं इसलिए लूंगा 12th में स्ट्रगल ना कर रहा। ठीक है जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो 12th में एज इट इज काम आएंगी बेटा। ठीक है जी, तो यहाँ बहुत मेहनत करनी है। मैंने कहा है इस चैप्टर में कुछ टीचर बहुत कुछ कटवाएंगे ना, कटवाने नहीं दूंगा कुछ भी, क्योंकि वो 12th में तंग कर देगा तुम। तो बाबू चैप्टर जहां से शुरू हो रहा है वहां से मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ छोड़ा है मैंने भी। ठीक है जी, टेंशन मत लेना, एक एक अक्षर चप्पा चप्पा कवर होना है, पेज एक एक पेज। हम कहाँ जा रहे हैं, डिबेंचर ढूंढ रहे हैं बेटा, कहाँ लिखा है 7th या 8th सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी शेयर, देन प्रेफरेंस शेयर, अब आएगा डिबेंचर्स। आ गया जी बाबू, टॉपिक नंबर 8 है जो मैंने शुरू कर दिया। 8th टॉपिक करा रहा हूं, पहले डिबेंचर 17 है। ठीक है जी बाबू, पढ़ते हैं, जितना मैं कहूंगा उतना मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, आप कहोगे 100% पढ़ना है तो मेरे को उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन, बहुत बड़े बड़े हाई लेवल की बात है, मैं तो सब कर दूंगा, तैयार है पूरी तरीके से। कहते हैं एक एक अक्षर ढंग से पढ़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि सुनाओगे तुम जैसे जैसे एक एक सोर्स ऑफ फाइनेंस पूरा होता जाएगा सुनाना है, क्योंकि मुझे पता 17 एक दिन में कभी नहीं बोर्ड कोई कर सकता, जितने मर्जी टैलेंटेड हो, जितने मर्जी रिटोरिक। कहता है डिबेंचर्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। बाबू डिबेंचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल रेज करनी हो। मैंने दोनों का मतलब बताया, लॉन्ग टर्म का भी बताया था, डेट का भी मतलब आज समझा। बाबू अगर किसी चीज के पैसे कंपनी को 1 साल में वापस करने हो, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। 1 से 5 साल में मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, और 5 से 20 साल में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिवेंचर के पैसे किससे पता लगता है कि 5 से 20 साल में वापस होंगे, पहले ही बता चुका हूं। दूसरी बात, डिवेंचर डेट कैपिटल है, आज समझा दिया। डेट मतलब कर्जा, जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस होंगे वो कर्जा ही है बेटा। डिवेंचर एक कर्जा ही तो है। ठीक है, कंपनी के एंगल से, सब कुछ कंपनी के एंगल से। मैंने अगर आपसे पैसे लिए और डिवेंचर दे दिए, कर्जा ही है मेरे ऊपर, आज नहीं तो कल वापस करने हैं आपके पैसे। आगे बढ़ाओ। A company can raise fund through issue of debenture which bear a fixed rate of interest। कहता है डिवेंचर में हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पता है हमें, जो डिवेंचर से पहले लिखा होता है वही इंटरेस्ट देना है पूरे साल का। आगे बढ़ाओ। The debenture issued by a company's acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money which is promises to repay at a future date। कहता है जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो एक्नॉलेज करती है कि आपने लोन ले रखा है और मैं इसको फ्यूचर डेट पे वापस कर दूंगी। सर सेम बिल्कुल एफडी की तरह। देखिए आपने से किसी ने एफडी, कागज का टुकड़ा ही तो होता है, लिखा होता है पंजाब नेशनल बैंक में आपने इस दिन एफडी बनवाई, इतने रुपए की बनाई, 1 साल के बाद पैसे मैच्योर होंगे, इतने पैसे मिलेंगे, पीएनबी की स्टैंप और बैंक मैनेजर ने साइन करके दी होती है, ऐसी होती है। सेम डिवेंचर होता है, आपसे मैंने पैसे ले लिए 10 लाख रुपए, आप सब डिवेंचर होल्डर हो, आप सबके नाम मैंने क्या लिख रखा है, एक्नॉलेजमेंट लिख रखा है कि मैं कंपनी, मैंने आपसे पैसे लिए हुए 10 लाख रुपए डिवेंचर के तौर पे, 10 साल बाद पैसे वापस करूंगा, हर साल 9% ब्याज दूंगा, सब कुछ लिखकर एक्नॉलेज करके बेटा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करके दे देते हैं, कंपनी की कॉमन सील लगा दें। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आप तो समझ आ ही रहे होंगे शायद, चैप्टर 2 में तो पीएचडी हो, समझ में आई बात।
तो बेटा डिबेंचर से पैसे लेने का मतलब होता है एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजमेंट देते हो डिबेंचर होल्डर को कि हमने लोन लिया, फ्यूचर डेट पे वापस करें। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू कहता है क्योंकि इसके पैसे फ्यूचर डेट पे वापस होते हैं, इसलिए डिबेंचर होल्डर को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये क्रेडिटर ऑफ कंपनी है। सर अकाउंट्स की टर्म आ गई बीच में, क्रेडिटर सब समझते हैं। अरे वो सप्लायर जिससे आप उधार पर सामान खरीद कर लाते हो उसे क्रेडिटर बोलते हैं, उसके भी तो पैसे कभी ना कभी देने होते हैं, डिबेंचर के पैसे भी कभी ना कभी देने होते हैं, इसलिए कुछ लोग इसको क्रेडिटर भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही लिखना है यहां तक। सारा चैप्टर एनसीईआरटी से चलेगा, एनसीईआरटी से बढ़िया कोई लिख ही नहीं सकता चैप्टर। ठीक है जी, यानी कि जितने भी सोर्स पढ़ेंगे पहले उसका इंट्रोडक्शन, देन ये देखो जी मेरिट्स 5 पॉइंट, देन लिमिटेशन के 3 पॉइंट हैं। किसी में मेरिट्स 5-6 हो जाएंगी, किसी में लिमिटेशन भी 4-4 5-5 हो जाएंगी। तो बेटा पॉइंट्स बहुत सारे बैठेंगे। फिलहाल रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।